महादेव बुक केस में ईडी का एक्शन हुआ है। विकास गर्ग और परिवार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने 940.77 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। शेल कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग का दावा हुआ है। दिल्ली, गोवा समेत कई संपत्तियां अटैच की गई हैं। 3,800 करोड़ की संपत्ति अब जब्त हुई है। इसके अलावा ईबिक्स के शेयर भी ईडी ने अटैच किए हैं। तो छत्तीसगढ़ के कुख्यात महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज अवैध सट्टेबाजी केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास गर्ग और उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की करीब 940.77 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर ली है। इनमें घर, जमीन और इक्विटी शेयर, अन्य चीजें शामिल हैं। जांच में सामने ये आया है कि महादेव बुक और स्काई एक्सचेंज से हर महीने 450 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई शेल कंपनियों और फर्जी लेन देन के जरिए लीगल पैसे के रूप में दिखाई गई है। इस मामले में अब तक कुल 3800 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच हुई हैं, जब्त या फिर फ्रीज की जा चुकी हैं। ईडी के मुताबिक 940 करोड़ 77 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, क्योंकि आरोप यह है कि अपराध से हासिल हुई कमाई या फिर ऐसी कमाई से खरीदी गई संपत्तियां ये हैं। जब्त की गई संपत्तियों में 893 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति और 47 करोड़ 73 लाख की अचल संपत्ति शामिल है। जब्त की गई सबसे बड़ी संपत्तियों में ईबिक्स के 12,84,00,000 शेयर इसमें शामिल हैं, जो आपको बता दें कि इराया लाइफ स्पेस एलटीडी के जरिए रखे गए थे और जिनकी हिस्सेदारी 64.20% है और इनकी कीमत 765.77 करोड़ रुपए की है। ईडी ने आरोपी से जुड़ी कई संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है। इनमें दिल्ली में द एमिरल्स में लग्जरी अपार्टमेंट, सफदरजंग डेवलपमेंट स्कीम में कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, बाबर रोड पर एक रिहायशी प्रॉपर्टी, शिवाजी मार्ग पर एक अपार्टमेंट, विकास गर्ग का एक फ्लैट और शिकायत में नामजद कंपनियों के पास गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान और देहरादून में संपत्तियां इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर, महादेव बुक केस में ईडी का ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। इसमें करोड़ों की संपत्तियां अटैच की गई हैं। दीपक विश्वकर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ईडी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति अटैच हुई है, पूरी जानकारी दे। ये जो संपत्तियां अटैच हुई हैं इसे लेकर और क्या जानकारी ईडी के हाथ लगी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली बार की कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे दौर में जब ये कहा जा रहा है कि अभी तक इस पूरे मामले में 3800 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां, जिसमें शेयर है, डिजिटल पैसा और तमाम सारी चीज़ें हैं, ये अर्जित की जा चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए महीना कमाई होती थी और अभी के दौर में 90 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो अटैच की गई है। तो इससे ये समझा जा सकता है, माफ कीजिएगा, 940 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। तो इन सबको यदि समझा जाए तो एक प्यादा कहा जा सकता है। जो व्यक्ति भिलाई में जूस की दुकान चलाता था, वो दुबई, गल्फ की जितनी कंट्रियां हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, तमाम सारी कंट्रियां, इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्री, इसके अलावा बहुत सारी इंग्लिश कंट्री जिसमें यूएसए है, यूके है, इन सब में उसका कारोबार चल रहा था। इन सब में उसके गुर्गे बैठे थे। और चाहे वो दिल्ली का, चाहे वो भारत का मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, जो बड़े बड़े महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ से ये सिस्टम ऑपरेट कराया जाता था। तो सवाल यही खड़ा होता है कि कभी 900 करोड़ ले लेना, कभी 4 करोड़ की उगाही हो रही थी, कभी 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति ले लेना, ये सब तो ठीक है। लेकिन इसके इतर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद क्या सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, जो इसके मेन सरगना हैं, वो भारत आ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी, मुझे आज भी याद है, एक आईजी ने छत्तीसगढ़ के, जो उस समय तत्कालीन दुर्ग के आईजी थे, दुर्ग रेंज के, उन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरे पर ये कहा था कि बहुत जल्द
बहुत जल्द भारत ला लिया जाएगा, पूरी कार्रवाई और कर ली अभी गई भी है। लेकिन अभी भी सवाल यही सोचिए, खड़ा अभी होता भी है हो कि सकता है कि लंबा वक्त लगे। मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इससे पहले साल 2024 की ही बात कर लेते हैं तो ईडी ने विकास गर्ग से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी और इसके बाद उन्होंने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो विकास गर्ग को महादेव ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड हरिशंकर तिब्रेवाल का करीबी माना जाता है। जांच में यह सामने आया है कि विकास गर्ग कथित तौर पर अवैध बैटिंग प्लेटफॉर्म स्काई एक्सचेंज से भी जुड़े हुए थे, जिससे महादेव नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है। और सूत्रों के मुताबिक विकास गर्ग और हरिशंकर तिब्रेवाल के बीच साल 2021 में संपर्क था और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि अवैध बैटिंग कारोबार से भारी मात्रा में धन अर्जित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विकास गर्ग की पहचान हरिशंकर तिब्रेवाल के सहयोगियों गगन गुप्ता, सुनील भंडारी से भी थी और दोनों के बारे में स्काई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जुड़े होने की बात भी कही जा रही है। इधर ईडी का यह मानना है कि इन लोगों के बीच आर्थिक और कारोबारी संबंधों की जो कड़ियां हैं वो मौजूद थी, जिनकी जांच भी इस वक्त जारी है। और हमारे साथ देखिए दीपक लगातार बने हुए। दीपक, जैसा आप कह रहे थे कि देखिए ये सिर्फ छोटी मछली है, यानी कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है और जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं अब उन तक पहुंचने को लेकर एक पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो, इसे लेकर क्या कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम विकास गर्ग हैं, तमाम तिब्रेवाल हैं, तमाम हरिशंकर हैं। ये जो हाथ है ये एक अम्ब्रेला, इसके बीच में जितनी फिंगर जुड़ी हुई है, ऐसे ये अलग अलग नेटवर्क है जिस पे भरोसा है वो काम करता रहता है और जब भरोसा टूट जाता है तो उसकी गिरफ्तारी करा दी जाती है। इसको आसान भाषा में समझिएगा, महादेव सट्टा एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे तमाम जितनी कंपनियां हैं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए जो आपके दिमाग में आ जाए, चाहे वो गुरु बुक हो, चाहे वो अन्ना रेड्डी हो, चाहे वो शेट्टी हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं ये महादेव के अम्ब्रेला के भीतर काम करती हैं। और विकास गर्ग हो गए, हरिशंकर हो गए, तिब्रेवाल हो गए, ये तमाम लोग उनके गुर्गे हैं जी। जब तक ये काम करते हैं और जब तक दुबई से कनेक्शन बना रहता है तब तक चीजें स्मूथ चलती हैं। जब उनको शक होता है कि चीजें खराब हो जाएंगी तो या तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है या सरकारी एजेंसियां इनको अपने घेरे में ले लेती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि 940 करोड़ रुपए के आसपास की चल अचल संपत्तियां ली गई हैं और 4 करोड़ रुपए महीने की कमाई हो रही थी, इन सब के इतर 3800 करोड़ रुपए का अभी तक का साम्राज्य बनाया गया है। तो ये यानी कि ये कह सकते हैं दीपक, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो प्रभाव है, जो रसूख इनका है, इन्हें कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है, जिस वजह से अब तक इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से पर्दाफाश नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लौट रही हूं, आप बने रहिए। देखिए, 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है और चंद्राकर पिछले कुछ समय से यूएई में रह रहा था और कहा यह जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करना उसकी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी हो। अब ओमान के कानून के तहत फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल गंभीर अपराध माना जाता है, जिसकी सजा 3 साल से 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और यही वजह है कि उसने एक पूरी प्लानिंग की कि भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए वो फर्जी पासपोर्ट बनाए और वही हुआ, उसे ओमान में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब देखिए, हो सकता है क्योंकि अगर उस सजा के आधार पर कितना टाइम लगेगा, क्या वाकई में जल्द से जल्द भारत उसे लाया जाएगा, आगे क्या प्रोसेस होता है, इस पर देखिए नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि हमारे संवाददाता जावेद हुसैन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए, खुलासा हो रहा है कि जो सौरभ चंद्राकर है उसने सोची समझी प्लानिंग की थी, फर्जी पासपोर्ट बनाया था ताकि भारत आने से वो बच सके। लेकिन अब भारत इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है? क्या वाकई में एक लंबा वक्त लग सकता है सौरभ चंद्राकर के भारत प्रत्यर्पण को लेकर? देखिए, ओमान से जो है भारत का संबंध काफ़ी अच्छा, और ऐसे में जब किसी कंट्री का दूसरे देश से अगर संबंध अच्छा हो तो उसमें प्रत्यार्पण में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो लीगल प्रोसेस होता है वो लीगल प्रोसेस को जो है वहाँ सबमिट करना पड़ता है। जो कोर्ट में जो पूरा एविडेंस होता है, जो उस शख्स पे आरोप होता है,
कि आखिर वो उस कंट्री को ये बताना होता है कि आखिर आप जो शख्स या जो आरोपी पकड़ा गया उसे आप क्यों प्रत्यार्पण करना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन इन सब में सौरभ चंद्रा जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान पहुंचा, उससे पहले वो यूएई में था। लेकिन इन सब में मैं आपको बता दूं कि कल सीबीआई ने जिस तरीके से चार्जशीट सबमिट की है, 6 लोगों को इसमें आरोपी है। सौरभ चंद्रा, रवि उप्पल इसमें मेन जो इसमें इस महादेव ऐप को लेकर मेन इसमें जो है आरोपी हैं, जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं, विदेश से इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे महादेव ऐप को। इसके अलावा स्काई एक्सचेंज जिसको लेकर ईडी ने, महादेव और स्काई एक्सचेंज को लेकर आज ईडी ने जो कार्रवाई की है, जिसमें विकास गर्ग के जो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, इसके अलावा उसके तमाम एसेट्स जो कि ईडी के जांच में सामने आया, उसको लेकर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। देखिए कल सीबीआई ने कोर्ट में करप्शन एक्ट के तहत जिस तरीके से एक पूरा करप्शन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से इसमें एक लंबा जो स्कैम सामने आया है, उसको लेकर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इससे पहले अब 11 जो है चार्जशीट को दाखिल किया जा चुका है। देखिए इस पूरे महादेव ऐप में है कि जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, आज ईडी की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें जो सर्च ऑपरेशन किया, प्रॉपर्टी को अटैच किया, इसमें बताया गया है कि महीने का 450 करोड़ के करीब जो है वो इनका जो है कमाई था। इसमें जो सारी कमाई है वो इलीगल तरीके से, ब्लैक तरीके से कमाया जा रहा था। इसमें जो उनके एसेट्स है, उनके जरिए इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको अटैच किया गया ईडी की तरफ से, और इसे जो है ज्यादातर जो पैसे को जो है वो कई रूट के जरिए जो है विदेशों में पहुंचाया जा रहा था, जहां पर सौरभ चंद्रा और आपको रवि उप्पल है। देखिए इसमें तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा जो मामला है। ईडी को जब शिकायत मिली उसके बाद उससे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की है, और उससे पहले हम आपको बताते कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के में इस तरह के मामले जो सामने आए, और इसमें देश के लाखों जो लोग हैं इस ऐप में, जो गेमिंग ऐप है, इसके अलावा जो सट्टा ऐप है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई गेम्स थे, कई ऐसे ऐप बने हुए थे जो लोग ऑनलाइन इसको खेल रहे थे, जिससे कि करोड़ों की कमाई जो है वो हर महीने इन लोगों को हो रही थी। लेकिन ज्यादातर पैसा जो है, जिस वजह से ये जो ऐप है उसमें भारी संख्या में लोग जुड़े भी, जिसका फायदा हुआ इन तमाम आरोपियों को। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रही हूं आपके साथ। देखिए सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे, और सौरभ की एक जूस की दुकान भी थी, और इससे पहले वो कपड़े की दुकान में काम करता था। 2019 में वो दुबई गया, अपने एक दोस्त रवि उत्पल को भी उसने वहां पर बुलाया। इसके बाद उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का एक बड़ा नाम वो बन गया। महादेव सट्टा ऐप के नाम पर करीब 600 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया था, यानी कि कम समय में उसने अब हजारों करोड़ों की जो देखिए संपत्ति भी अर्जित कर ली, और इसी के साथ ही अवैध कमाई भी उसने की है। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो उसने चाहा उसने कम समय में हासिल कर लिया, और ये सिर्फ अकेले जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है चार्जशीट में, जिनका जिक्र हुआ है, जिन्हें आरोपी माना गया है, क्या सिर्फ यही लोग शामिल हैं या फिर कई और बड़े चेहरे जो अभी तक गुमनाम हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहावत फिल्मों में कही जाती है और आम बोलचाल की भाषा में होती है कि सक्सेस के लिए 2 नंबर का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। इस तरह की बहुत युवाओं के मुंह से आप सुन सकते हैं। यही चीज़ हुई जब कोविड आया। कोविड में जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ, लोग घरों के भीतर थे। जूस दुकान चलाने वाला एक मामूली सा लड़का जो काउंटर पर बैठकर 100 और 50 रुपए के बिल काटा करता था, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना सट्टा खिलाया जाए। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐप बनाता है, और ऐप बनाने के बाद उस ऐप में जो त्रुटियां थी, जो लैग्स थे, उसको सुधारता और उस ऐप की शुरुआत कर देता है। वो ऐप महादेव सट्टा के नाम से इस कदर प्रचलित हुई, इस कदर प्रसारित हुई कि पहले दुबई में बैठकर भारत के जितने भी महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, और तमाम बड़े महानगर या बड़े शहर कह लीजिए, वहाँ से वो महादेव सट्टा ऐप नाम की जो एप्लीकेशन थी, जो आईपीएल खिलाया करती थी कभी, वो वहाँ से ऑपरेट होने लग गई। और लोगों के घरों में, चूंकि बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो लोगों के मोबाइल फ़ोन में वो ऐप आई और उसके माध्यम से वो सट्टे का चस्का उन लोगों को लगा।
सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद हुए, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई घर वाले सड़कों पर आ गए। उसके बाद धीरे धीरे चीजें खुलती चली गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनका भी इसमें नाम आया जब नितेश की गिरफ्तारी। कई नामचीन चेहरे, खास करके जब सौरभ चंद्राकर की शादी होती है, वहां पर जब बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे उसमें नजर आते हैं तो उसने कई और ज्यादा सवाल भी खड़े कर दिए थे। ठीक है।